जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूपी टेट 2015 में ईवीएस से पूछे गए प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यूपी टेट, सी टेट, जे टेट, एमपी टेट सभी के ईवीएस का सिलेबस सेम ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो देखिए, चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा है। आइए थोड़ा इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए कि चिपको आंदोलन के प्रणेता पहले थे चंडी प्रसाद भट्ट। इन्होंने वर्ष 1964 में दासोसी ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। आगे चलकर यह संस्था चिपको आंदोलन की आधारभूमि बनी और वर्ष 1973 में वनों की कटाई के विरुद्ध स्वरूप चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन के सह कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई, बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा कहलाए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी है? विटामिन है या प्रोटीन है? तो देखिए, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि इंसुलिन जो है ये आपका एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है और इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन है, जिसकी रचना आपका 51 अमीनो अम्ल से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। आगे पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो देखिए पराग कोश में होता है। कहाँ होता है? पराग कोश में, ठीक है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो पराग कोश में होता है। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। इस बुक में सबका डिटेल दिया हुआ है, जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी, इसलिए पूरा वीडियो देख के जाइएगा। सवाल है कि पौधों में जो आपका अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो पराग कोश यानी एंथर्स में होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद परागकणों का निर्माण होता है, जो वास्तव में अपरिपक्व नर यानी युग्मोद्भिद हैं और प्रजनन के लिए पौधों पर पुष्प उत्पन्न होते हैं। पुंकेसर यानी जिसको स्टेमेंस कहते हैं, नर जनानांग तथा अंडप यानी कार्पेल्स मादा जनानांग के रूप में होते हैं। पुंकेसर में पुतंतु व परागकोश होता है तथा अंडप में अंडाशय यानी ओवरी या वर्तिका एवं वर्तिकाग्र होता है। चलिए आगे देखते हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो देखिए, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता आपका जो है वो शाकाहारी है, ठीक है। वे जीवधारी जो अपना भोजन उत्पादकों यानी हरे पौधों से प्राप्त करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। उदाहरणतः हिरण जो है शाकाहारी प्राणी है और यह प्राथमिक उपभोक्ता है। मांसाहारी जंतु भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, जबकि सर्वाहारी जंतु जैसे हम लोग हो गए, ठीक है, हम लोग उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों पर निर्भर रहते हैं। चलिए, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? ज्वर नियंत्रण में, बुखार नियंत्रण में, तो देखिए ये है आपका पैरासीटामोल। पैरासीटामोल ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है, दवा है, जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स समूह की दवाइयों में शामिल है। पैरासीटामोल एक आसानी से मिलने वाली ओटीसी यानी ओवर द काउंटर दवा है, अर्थात इस दवा को किसी भी फार्मेसी से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, बिना डॉक्टर का, ठीक है। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? तो देखिए, दही का निर्माण के लिए आपका लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होता है, ठीक है। और दूध से दही बनने की प्रक्रिया आपका फर्मेंटेशन यानी किण्वन कहलाती है और इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले जीवाणु लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस टैक्टिस प्रमुख है। चलिए, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? तो देखिए, इसकी खोज की थी आपका लैंड स्टीनर ने। किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। चलिए डिटेल में देखिए। 1900 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के जीव वैज्ञानिक एवं चिकित्सक कार्ल लैंड स्टीनर ने 4 रक्त समूह ए, बी, ठीक है, और ए, बी तथा ओ की खोज की। बाद में लैंड स्टीनर एवं वीनर द्वारा रिसस बंदर के रक्त में RH फैक्टर की खोज की गई और लाल रक्त कणों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त में विभिन्नता पाई जाती है, जिसे एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए
तथा एंटीजन बी, ठीक है। और एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसे एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहते हैं। और यह 2 प्रकार का आता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, ठीक है। प्याज आलू अदरक क्या है? तो देखिए प्याज आलू अदरक ये तना है, ठीक है, तना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ डिटेल में आप देख सकते हैं कि प्याज आलू एवं अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका जो संग्रह होता है, ठीक है, संग्रह अंग तना है, और आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कंद कहते हैं। इसका प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है और हल्दी प्रकंद का, जबकि प्याज शल्क कंद तना का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला है एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कौन है? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव, तो देखिए एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है आपका पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है और यह सीलिया की सहायता से गति करता है। 10 नंबर सवाल है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? ऑप्शन है रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आपका रीठा। रीठा पादप जो है उत्पाद साबुन का विस्थापन है। रीठा में सेपोनिन होता है जो साबुन का कार्य करता है तथा जल के साथ झाग देता है। रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। रीठा का दूसरा नाम क्या है? एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, निम्नलिखित वाहन ईंधनों में किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी, ठीक है। चलिए, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तो देखिए किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण आपका जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा अजैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। प्रकृति में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन इत्यादि तत्वों के जैव भू रासायनिक चक्र पाए जाते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? तो देखिए दूर दूर जो पौधे प्रसारित होंगे वो होंगे आपका फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। प्रश्नगत विकल्पों में फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे क्योंकि फल पकने पर झड़ जाते हैं और दूर दूर तक फैल जाते हैं। बहुत से फल हल्के होने के कारण हवा द्वारा दूर तक उड़ जाते हैं। कुछ फलों के ऊपर बने नुकीले हिस्से जानवरों के बालों या चमड़ों पर चिपक कर इधर उधर बिखर जाते हैं। जल द्वारा भी यह कार्य बहुत से समुद्र तट के पौधों में होता है। आगे जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? परजीवी, सहभोजी या फिर आपका मृतपोजीवी या सहजीवी। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका सहजीवी, सहभोजी। अब सहभोजी क्या है आइए डिटेल में देखते हैं। एक सहयोगी जीव बिना दूसरे जीव को हानि पहुंचाए ही लाभान्वित होता है तो उसे सहभोजिता यानी आपका कोमेंसेलिज्म कहते हैं। जैसे आर्किड, आरोही एवं कंठलताएं इत्यादि। सहजीविता यानी सिम्बोसिस में दोनों जीव परस्पर लाभान्वित होते हैं। आगे देखिए जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषण तल क्या है? तो मोर का पोषण तल आपका खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है, ठीक है। क्योंकि कीड़े है पहले क्या है यहाँ पे डिटेल में देखिए। हरे पौधे क्या है? उत्पादक यदि प्रथम हो गया, कीड़े प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है। ये उत्पादक हो गया, ये प्राथमिक उपभोक्ता। कीड़े को कौन खाया? कीड़े को द्वितीय उपभोक्ता यानी सांप खाया। और मोर सांप को कौन खाया? तो मोर खाया, ये तृतीय उपभोक्ता है। चलिए निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? तो देखिए कायांतरित सेल का जो उदाहरण है वो है आपका ऑप्शन सी, संगमरमर, ठीक है। ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तित होने से रूपांतरित चट्टान या कायांतरित सेल का निर्माण होता है। ग्रेनाइट का नाइस तथा चूने के पत्थर का संगमरमर के रूप में परिवर्तन कायांतरित सेल के प्रमुख उदाहरण है। कभी कभी रूपांतरित सेल का भी रूपांतरण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए ये होगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महासागरीय तल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का लगभग 77.8% अधिकतम योगदान है। इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9% का योगदान है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, इसकी अध्यक्षता करता है आपका उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा और राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। चलिए आगे है कि निम्न में किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो ये जलोढ़ मिट्टी है। भारत में कछारी मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है और यह मिट्टी देश के 40% भागों के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और यह मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों से में फैली हुई है। आगे, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता। वह उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात शाकाहारी कहलाता है। चरने वाले पशु बकरी, खरगोश, ऊंट, गाय, हिरण, टिट्टा और चूहा इसी श्रेणी में आते हैं। प्लेग क्या है? तो प्लेग एक जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, प्लेग क्या है? एक जीवाणु जनित रोग है। प्लेग एक संक्रामक या संसर्ग रोग है, इन्फेक्शियस डिजीज, जो कि विशेष जीवाणु पास्चुरेला पेस्टिस द्वारा होता है और यह रोग सर्वप्रथम चूहे को होता है। चूहे के शरीर पर पिस्सू रहते हैं जो इनका संदूषित रक्त चूसते हैं। फलस्वरूप रोग के जीवाणु पिस्सुओं में पहुंच जाते हैं और पिस्सुओं के काटने से और रोग के जीवाणु मानव शरीर में पहुंचकर प्लेग रोग उत्पन्न करते हैं। चलिए, गैसीय अपशिष्ट क्या है? तो देखिए, गैसीय अपशिष्ट आपका लकड़ी, कोयला से जलने वाला धुआं होता है। ठीक है, लकड़ी, कोयला, डीजल एवं पेट्रोल इत्यादि को जलाने से विभिन्न प्रकार की गैस व धुएं की उत्पत्ति होती है। कोयला, पेट्रोल और डीजल आदि के दहन से मुख्यतः कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में व्याप्त होते हैं जो कि वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। गैस अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थों के अपशिष्ट होते हैं तथा गैस रूप में रहते हैं और इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। अब इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो सबसे बड़ा लाभ है कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। चलिए, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो देखिए, भूकंप की तीव्रता को मापने के यंत्र को कहते हैं आपका सिस्मोग्राफ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा।